फिलैंथ्रोपी मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलैंथ्रोपी मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लोको उपकारक, मतलब लोक पे परोपकार करने वाला, उपकार करने वाला। तो ये थ्योरी वो बोलता है कि भैया समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानवता के बारे में सोचता है, जैसे बिल गेट्स है, टाटा है, तो वो वर्कर का हित का ऑटोमेटिकली जो है वो ध्यान रखेगा, लेबर के वेलफेयर के बारे में, बेनिफिट के बारे में वो ध्यान रखेगा। तो फिलैंथ्रोपिक थ्योरी ये बोलता है, समझ में आया? फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी जो गांधी दिए थे, ट्रस्टीशिप ये बोलता है कि कोई भी आदमी जो होता है वो मालिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में जो अगर दादा होता है दोस्तों, तो वो पूरा परिवार का ध्यान रखता है, ठीक है। तो जिस तरह पेरेंट या दादाजी लोग पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं एक एक लोग का, उसी तरह ट्रस्टीशिप थ्योरी वाले ये लोग बोलते हैं कि ये कोई मालिक नहीं होता है पूरे घर का या पूरे फैक्ट्री का, वो पूरे मजदूर को जो है अपना संतान के रूप में, बाल बच्चा के रूप में देखता है और उसका हित के बारे में ध्यान रखता है। पैसा कमाएगा, प्रॉफिट लाभ कमाएगा, ठीक है, लेकिन सबका केयर भी करेगा, ट्रस्टीशिप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि हमें जानता है कि वर्कर जो होता है वो जनरली इग्नोरेंट है, उनको जानकारी का अभाव है और वो अशिक्षा होते हैं, तो अशिक्षा के अभाव में उसका शोषण नहीं होना चाहिए। इसीलिए ट्रस्टीशिप थ्योरी वाले बोलते हैं कि जो मालिक होता है वो एक पेरेंट के रूप में होता है, जहाँ पे वो सभी बच्चे का ध्यान रखता है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, मतलब मजदूर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कैसा भी हो, ठीक है। फिर एक है प्लेसेटिंग थ्योरी, ठीक है। तो प्लेसेटिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में शांत करना, ठीक है, शांत करना। तो जिस तरह से हम लोग, कोई आदमी है उसको पूरा गुस्सा नहीं आ जाए एक ही बार में, तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा चीज़ बीच बीच में देते रहते हैं ताकि जो है वो गुस्सा ना करे। उसी तरह प्लेसेटिंग थ्योरी वाले ये बोलते हैं कि हमेशा टाइमली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, समय दर समय मजदूर को जो है थोड़ा थोड़ा तुम प्रोवाइड करते रहो, उसका तनख्वाह बढ़ा दो, उसको बोनस दे दो, उसको कहीं कहीं घुमा फिरा दो, ठीक है। इसे मतलब एक दोस्ताना संबंध स्थापित कर लो ताकि जो है वर्कर जो है शांत रहे, विरोध ना करे। तो प्लेसेटिंग थ्योरी का मतलब हुआ क्या हुआ कि टाइम के आधार पे आप उसको टाइमली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ देते रहो ताकि जो है वो हमेशा शांत रहे और लड़ाई झगड़ा ना हो दोस्तों, ठीक है। एक है पब्लिक रिलेशंस थ्योरी, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशंस थ्योरी ये बोलता है दोस्तों कि जो श्रम है, मतलब जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और जो पब्लिक है, तीनों के बीच में आपस में क्या होना चाहिए? गुड विल होना चाहिए, मतलब अच्छा एक जो है एक दूसरे के तीनों के बारे में सोचे। इसे क्या है, मतलब संबंध, हमें लोग का जो संबंध है वो बढ़िया बना के रखना है ताकि जो है अच्छा वर्किंग कंडीशन हो, अच्छा काम करने का अवस्था हो और लड़ाई झगड़ा कम हो। तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी ये बोलता है जिसमें पब्लिक और वर्कर और प्रबंधन तीनों के बीच में संबंध जो है स्थापित करने का बात बोलता है, ठीक है। अब एक है फंक्शनल थ्योरी दोस्तों। तो फंक्शनल थ्योरी ये बोलता है कि जो मजदूर होता है दोस्तों और जो मालिक होता है वो सबका अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। कोई चाहता है कि हमको अच्छा तनख्वाह मिले, कोई प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, कोई जो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहता है, तो एफिशिएंसी काम करना चाहता है। तो सबका अपना अपना हित है और हित के आधार पे ही जो काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो अगर हम फंक्शनल थ्योरी बोलता है कि हम चाहते हैं कि हम उनका फंक्शन पे ध्यान दें कि मजदूर अच्छा है तभी काम करेगा जब उसको तनख्वाह बढ़िया मिलेगा, मजदूर अच्छा तभी काम करेगा जब इसका वर्किंग कंडीशन, काम का जो अवस्था है वो सही होगा। तो फंक्शनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यात्मक थ्योरी, है ना, कार्यात्मक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। यह इंग्लिश में फंक्शनल थ्योरी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस तरह से आया। तो 1951 से ही हम लोग को औद्योगिक संबंध पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि हम लोग को इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनाए के लिए लाएंगे, प्लान बनाने का बात बोल रहा है, पंचवर्षीय योजना, वेज की तनख्वाह के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए और उत्पादकता के लिए दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ करते आए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद को कम करने के लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेके आए हैं दोस्तों, ये अपना सिलेबस में पढ़ना है। उसी तरह हम लोगों ने स्ट्राइक का भी प्रावधान है। स्ट्राइक मतलब क्या? स्ट्राइक, जब मजदूर जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉकआउट मतलब तालाबंदी, जब मालिक को लगता है कि नहीं वर्कर जो है मेरा बात नहीं सुन रहा है तो मजदूर जो है वो तालाबंदी का बात करता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि तालाबंदी करे मजदूर या उसको धमकी दे कि हम तालाबंदी कर देंगे। तो ये सब पे भी जो है आपका औद्योगिक संबंध दोस्तों डिपेंड होता है, ठीक है। भारत सरकार ने 1958 में पहली बार तालाबंदी को जो है बोल दिया कि ये गैर कानूनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अगर कोई ग्रीवांस होता है मजदूर को, मालिक को कोई शंका है, शिकायत है, तो उसको निवारण करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो है प्रावधान भी किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का भी प्रावधान है, हम लोगों ने पढ़ाया भी है। ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है 1926 का, जिसमें ट्रेड यूनियन किस तरह से रजिस्टर होता है, क्या उसका अधिकार है, ये सब के बारे में भी
लिखा गया है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने बता दिया आपको कि मज़दूर और मालिक जो है शुरू में बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का प्रॉब्लम दूर करने का, और जब अगर प्रॉब्लम दूर नहीं होता है तब मज़दूर जो है स्ट्राइक करता है और जो है बंदी बुलाता है और फिर जो है शिकायत करता है कि नहीं। मेन है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग करके सॉल्व कर लो, जब सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके फिर बंदी बुलाना, घेराव करना, ये सब करता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है दोस्तों वो प्राइमरी स्टेज है, मतलब प्रथम चरण है, ये फुलफिल नहीं होता है उसके बाद, और ये सबसे जो है बेस्ट मेथड है कि बातचीत करके ही सॉल्व कर लिया जाए, है ना। क्योंकि ये बंदी कर लेगा या वो तालाबंदी कर देगा तो उससे किसका नुकसान होगा, मजदूर का तनख्वाह गया और मालिक का प्रोडक्शन गया, तो दोनों को नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा, है कि नहीं। फिर ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन, ट्रेड यूनियन भी नेगोशिएट करते हैं। ट्रेड यूनियन बोलता है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, हमने बताया है कि मजदूर का हित को साझा करता है, उसके बोलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मालिक के समक्ष रखता है, मालिक क्या चाहता है उसको मजदूर के समझ रखता है, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर का मतलब मजदूरों का अगर प्रतिभागिता हो प्रबंधन में, मतलब प्रबंधन में सिर्फ मालिक नहीं हो भाई, उसमें सर लोग भी हो, मतलब मजदूर भी हो, तो मजदूर का बात मजदूर अपना बात आसानी से मैनेजमेंट को रख पाएगा और मैनेजमेंट उसका बात सुन पाएगा, मैनेजमेंट को सुन पाएगा, और मैनेजमेंट को मजदूर बोलेगा सर मुझे यहाँ पे काम करने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा हेलमेट दे दीजिए, या सर तनख्वाह बहुत कम है, बच्ची का एडमिशन करवाना है सर, थोड़ा पैसा चाहिए, या गरीबी है सर, महंगाई बढ़ रहा है। तो वर्कर का जब पार्टिसिपेशन प्रबंधन में होता है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देख रेख करने के लिए जो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी भी है, वर्कर पार्टिसिपेशन और इन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कि प्रबंधन में मजदूर का जो प्रतिभागिता को सुधारने के लिए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 43A ऐड किया गया था DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया था, समझ गए। इसके अलावा इंदिरा गांधी का भी जो 20 सूत्री जो प्रोग्राम था उसमें भी वर्कर का प्रतिभागिता को प्रबंधन में बोला गया था, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप देखे होंगे कि फैक्ट्री के बाहर लिखा होता है कि कब से कब तक आपको छुट्टी दिया जाएगा, आपका जो है टिफ़िन करने का कब टाइम है, कब आप छुट्टी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पूरा इंडस्ट्री में कैसा क्या क्या करना है आपको, क्या उसके लिए प्रावधान है, क्या उसको इंडस्ट्रियल ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये भी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों, हम इसको पढ़ाएंगे आपको लेबर लॉ में। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो बोलता है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होगा लोगों का, कि अगर कोई मज़दूर को बोला गया कि ये काम नहीं करने के लिए, और अगर वो कहीं तोड़ फोड़ करता है तो उस पर क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या उस पर कार्रवाई किया जाएगा, वो सब भी लिखा गया है इसमें, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर हम लोग अच्छे से रहते हैं तो विवाद जो होगा वो कम होगा और मज़दूर और मालिक का दोनों का कल्याण होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जब आपको पता है कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब नई आर्थिक जो नीति आई थी दोस्तों, कब आई थी, LPG रिफॉर्म कब हुआ था, 1991 में, मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ दोस्तों। पहले हम अपने अर्थव्यवस्था को 1991 के पहले सिकोड़ के रखते थे, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना नहीं करते थे। इसके बाद हम लोग का क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, टैक्स में हम लोग रिफॉर्म किए, बैंक सेक्टर में रिफॉर्म किए, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म किए, लेबर में रिफॉर्म किए, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है दोस्तों, जिसको LPG रिफॉर्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो LPG रिफॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि मज़दूर का जो अधिकार है वो थोड़ा सा कम हुआ और मालिक का जो अधिकार है वो थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि अब आसान से हो गया कि मज़दूर जो का रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी मतलब अगर मज़दूर को मालिक को अगर मज़दूर को निकालना है, छटनी करना है, ठीक है, तो आसानी से आप जो है किया जा सकता था, पहले नहीं। इसके बाद गोल्डन हैंड शेक और वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो VRS होता है वो भी लेने का प्रावधान था कि कोई आदमी जो है स्वेच्छा से रिटायर अपना ले सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्री में ये भी प्रावधान था कि नौकरी छोड़ने के बाद जो है आप दोबारा से जो है ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को,
तो ट्रेड यूनियन का आपको पता है कि इसके बाद धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। क्यों कमज़ोर होगा? क्योंकि सरकार का रोल कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। तो जब भी सरकार का रोल कम होगा, मजदूर का पावर कम हो जाएगा, तो ट्रेड यूनियन भी क्या होगा दोस्तों, कमज़ोर हो जाएगा। और क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म का हमने पूरा अपना अर्थव्यवस्था को खोल दिया, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री आई, मैकडोनल्ड आई, फिर रेमंड्स आई। तो जो छोटे छोटे हमारा उद्योग था दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री, हथकरघा उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, वो सब क्या हुआ, दिक्कत हुआ। बहुत सारे जो है क्लोजर भी हो गया, बंद भी हो गया, है कि नहीं। हमारे इंडियन इंडस्ट्री को भी दोस्तों अंग्रेज जो है वो खरीदे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट को भी कौन खरीद लिया? फ्लिपकार्ट का क्या नाम उसका भूल गया यार मैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्लिपकार्ट का भी कौन, मतलब उसका जो है शेयर किसको बेचा फ्लिपकार्ट ने, है ना, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, अमेरिका की कोई कंपनी है। तो एफिशिएंसी और स्किल जो है धीरे धीरे डिमांड करने लगा। जब भी एलपीजी रिफॉर्म आया, बड़े बड़े इंडस्ट्री आए, अब उसको कौशल वाला मतलब जो है मज़दूर चाहिए, वो नॉर्मल मज़दूर नहीं चाहिए। तो लोग कौशल का, एफिशिएंसी का जो है डिमांड बढ़ने लगा, और वो भी इम्प्रूव हुआ, सुधार हुआ। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है पहले कंट्रोल किया जाता था, मज़दूर का हित का ध्यान दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे रिफॉर्म हुआ, सरकार का रोल कम हो गया, और जो है मज़दूर का पावर कम हो गया, और एम्प्लॉयर जो है वो सक्सेस हो गए कि वर्कर को अब आसानी से वो कंट्रोल कर सकते थे, नौकरी से निकाल सकते थे, है ना। फिर वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, वो धीरे धीरे कम हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब आप देखोगे कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद वर्कर का पावर कम हुआ है, मज़दूर का पावर बढ़ा है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जब किए, निजीकरण किए, तो सरकार का जो संपत्ति था वो जो है धीरे धीरे प्राइवेट के सेक्टर लोग के शेयर में जाने लगा। जैसे बीएसएनएल सरकारी कंपनी थी, तो धीरे धीरे इसको प्राइवेट के हाथ में देने लगे, शेयर जो है सरकार अपना कम करने लगा। ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, अपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, तो सामान आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात होने लगा दोस्तों। तो सरकार का जो रोल है दोस्तों, एम्प्लॉयर का रोल है, ट्रेड यूनियन का रोल है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का क्या क्या रोल का चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन का, इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापना। ठीक है, तो प्रबंधन का स्थापना दोस्तों, देखिए पहले क्या होता था, प्रबंधन डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एलपीजी रिफॉर्म हुआ, तो पूरा आपका इंडस्ट्री खोले, आपकी इंडस्ट्री भी बड़ी हुई दोस्तों, तो प्रबंधन डायरेक्टली रूप से नहीं जुड़ने लगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है जुड़ने लगा। ठीक है, तो पहले जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था दोस्तों, वो अब किसी को डेलीगेट कर दिया गया, दे दिया गया कि अब तुम देखो, है ना। उसके बाद औद्योगिक संबंध भी दोस्तों चेंज हो गया। ठीक है, ट्रेड यूनियंस आने लगे। पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप था, अब ट्रेड यूनियन आने लगे। अब ट्रेड यूनियन के थ्रू जो है मालिक जो है मज़दूर से बात करने लगा, और मज़दूर जो है मालिक से बात करने लगा, है कि नहीं। उसके बाद एटीट्यूड, दृष्टिकोण में चेंज हुआ। पहले मालिक जो है शोषण करना चाहता था अंग्रेज के टाइम में, लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसमें चेंज हुआ, तो मज़दूर जो है सपोर्ट करने लगा, सहयोग करने लगा, और सहयोग तो करने ही लगा, और साथ ही साथ बोला कि सिर्फ हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब हमको प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी बढ़ाना है, और एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से प्रतिस्पर्धा भी दोस्तों बढ़ने लगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो गया। अब जो है मज़दूर को पहले बोलने का उतना आज़ादी नहीं था दोस्तों, प्रशासन में उसका नहीं था, लेकिन ऊपर हम लोगों ने देखा वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, देखे ना ये वाला चीज़, वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। इसका मतलब मज़दूर को भी अधिकार मिल गया कि वो जो है प्रशासन में अब पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके लिए अलग अलग कमेटी बनता है, वेलफेयर कमेटी जिसमें मज़दूर भी होते हैं, मालिक भी होता है, वर्कर कमेटी बनता है, सेफ्टी कमेटी बनता है, एडवाइजरी कमेटी, ये सब बनता है दोस्तों, ताकि आसानी से हम लोग मज़दूर और मालिक मिलजुल के काम करें, और औद्योगिक शांति को हम लोग इंश्योर कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए कि एम्प्लॉयर का क्या क्या रोल हुआ, किस तरह से वो चेंज हुआ। ट्रेड यूनियन का रोल किस तरह से चेंज हुआ दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, ट्रेड यूनियन का कैसा रोल हुआ। तो आपको पता है वर्कर पर जो थे शुरू में कोई तो यूनियन था नहीं, संघ था नहीं, तो वर्कर को लोग दबाते थे। ठीक है, वो अपना बात नहीं रख पाता था। लेकिन जैसे जैसे मार्क्स का उदय हुआ, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके बाद हम लोग मजदूर के हित पे ध्यान देने लगे, और ट्रेड यूनियन जो है उभर के आया दोस्तों, है ना, 1926 के बाद है। ठीक है, भारत में। ठीक है, तो वर्कर का जो है हम लोग हित का बात करने लगे, उसका जो है अधिकार का बात करने लगे, ये सब। तो ट्रेड यूनियन का क्या क्या रोल चेंज हुआ, वो वर्कर का शोषण को देख रेख करने लगे, भाई इसका शोषण ना हो, इसका आसानी से शांति मानती रहे, सामंजस्य रहे, है ना, शोषण कम से कम हो, और मज़दूर का हित का बात हो। उसके बाद मज़दूर का और क्या कि सिर्फ उसको तनख्वाह वनख्वाह बढ़िया नहीं चाहिए भैया, उसका सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, उसको अलाउंस भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए, महंगाई भत्ता चाहिए, उसको बेरोजगारी भत्ता चाहिए, है कि नहीं, उसका वर्कर का अपलिफ्टमेंट हो, उसका कल्याण हो, ये सब की बात बोले, उसका जीवन का जो स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो उस चेंज हो, सुधार हो उसमें, है ना। इसके अलावा वर्कर का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में बढ़े, सिर्फ वर्कर जो है नौकरी करके संतुष्ट ना रहे,
प्रबंधन में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका क्या क्या समस्या है वो उसका मालिक के साथ बैठ के बात करें, है ना। फिर है सरकार का क्या क्या रोल है। तो सरकार का क्या क्या रोल है, एक तो रेगुलेट करती है सरकार, देखती है कि यार को कानून सही से लग रहा है कि नहीं। और फैसिलिटेटर मतलब वो फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेटर मतलब क्या, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, मालिक को, कि भैया तो आप अच्छे से इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन ये भी ध्यान देती है कि इंडस्ट्री तो लगेगा ठीक है, लेकिन रेगुलेट भी होना चाहिए। मजदूर अपना बात रखो, उसके लिए फैसिलिटी होना चाहिए। इंडस्ट्री अपना काम करे, फैसिलिटी होना चाहिए। शोषण नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का शोषण ना करे। उसी लिए सरकार रेगुलेट भी करती है और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ताकि आसानी से समाज में, इंडस्ट्री में शांति बनी रहे। अलग अलग हमारे सरकार ने कानून लेके आया है, फैक्ट्री एक्ट लेके आया है, मिनिमम वेज एक्ट की न्यूनतम मजदूरी मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेके आया, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है। तो सरकार का भी जो रोल है दोस्तों वो भी बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं औद्योगिक विवाद, ठीक है। तो जिस तरह मैकग्रेगर जो था, है ना, उन्होंने बताया था, डोनाल्ड मैकग्रेगर, कि क्या बताया था कि सहयोग और लड़ाई ये दो उद्योग में होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का हित अलग अलग है। तो उसको सॉल्व करने का अलग अलग हमारे पास जरिया है, तरीका है। ट्रेड यूनियन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मतलब प्रतिभागी प्रबंधन के आधार पर भी हम लोग को उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट औद्योगिक विवाद को डिफाइन करता है, परिभाषित इस तरह से करता है कि ऐसा विवाद जो मालिक के बीच में हो और मजदूर के बीच में हो, या मजदूर के बीच में हो जाए, या दो मालिक के बीच में हो जाए। मतलब विवाद सिर्फ मालिक और वर्कर के बीच में नहीं होता है, मालिक वर्कर के बीच में हो सकता है, वर्कर के बीच में हो सकता है, मालिक के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। क्यों डिस्प्यूट होगा, कोई विवाद क्यों होता है, इसलिए होता है जो ऊपर उसको अगर तनख्वाह अच्छे से नहीं मिलेगा, उसको कंपेंसेशन मुआवजा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, एलोवेंस भत्ता नहीं मिलेगा, अनजस्ट पे ऑफ, उल्टा पुल्टा पेमेंट करोगे आप, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी कर दोगे, वर्कर का विक्टिमाइजेशन मतलब उसका शोषण करोगे, इल ट्रीटमेंट बाय स्टाफ उसका इल ट्रीटमेंट करेगा। मान लो मजदूर है, मजदूर वैल्यू नहीं दे रहा है मालिक को, मतलब गुड मॉर्निंग ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, गाली दे रहा है। फिर वर्कर को मान लो मालिक ट्रीट कर रहा है बस एक, ये हमारा इंडस्ट्री का एक बस एक टुकड़ा है, ये है ना, जैसे कि एक चक्का होता है, ठीक है। तो चक्का का जब मान ले सिर्फ एक टुकड़े के रूप में इसको ट्रीट कर रहा है, अंग नहीं मान रहा है। अंग मानेगा तो पूरा परिवार का अंग नहीं मानेगा, हिस्सा मानेगा तो अच्छे से ध्यान रखेगा। मान रहा है कि नहीं ये तुम्हारा सिर्फ एम्प्लॉई है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम तनख्वाह इसको देते हैं, ये काम करता है, तो फिर उसके कारण क्या होगा, विवाद होगा दोस्तों। तो ये जो है मेरा आर्थिक विवाद है, जो पैसा से रिलेटेड है, ठीक है, पैसे से, कि पैसे कंपेंसेशन में पैसा मिलता है, वेज, सैलरी, बोनस, भत्ता, अच्छे से अच्छा तनख्वाह नहीं मिला, कटक या छटनी कर दिया, ये तनख्वाह से रिलेटेड है। और कुछ जो गैर आर्थिक, जो तनख्वाह से रिलेटेड नहीं है, जैसे अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, शोषण हो रहा है, वर्कर को वो कुछ बढ़िया आदमी नहीं मान रहा है, उसको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, मैनेजर उसको सिंपैथी मतलब सहानुभूति उससे भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है ना, समय का घंटा बहुत ज़्यादा है, वर्किंग कंडीशन ख़राब है, तो ये जो है गैर आर्थिक कारण है, ये आपको ध्यान देना। मतलब जो पैसे से रिलेटेड होगा वो आर्थिक, इकोनॉमी का जो पैसे से रिलेटेड नहीं होगा गैर आर्थिक, और इन्हीं दोनों के कारण जो है आपका विवाद होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों, जो विवाद हो गया तो विवाद का क्या क्या प्रकार होता है, फॉर्म्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, बंदी करना। तो स्ट्राइक बंदी मतलब क्या है, सीजेशन मतलब क्या, हम काम को अब रोक देते हैं, अब हम काम नहीं करेंगे। कौन बोल रहा है, मजदूर बोल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्राइक होते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे बोल रहा है कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, और ये कलेक्टिव वे में होता है, मतलब मिलजुल के सामूहिक रूप से, ठीक है। तो स्ट्राइक का मतलब क्या बता दिया दोस्तों, स्ट्राइक मतलब फैक्ट्री चल रही है लेकिन मजदूर बोले हम काम नहीं करेंगे, मतलब बंदी बुला ली, ठीक है, फैक्ट्री रन कर रहा है, ठीक है। तो ये सामूहिक रूप से बुलाते हैं और एकीकृत रूप से बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आ जाएंगे और काम करेंगे, उसको स्ट्राइक नहीं बोलेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है। मतलब पूरा सामूहिक रूप से कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। मास में करेंगे मतलब ग्रुप में करेंगे, ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब सामूहिक समझ के आधार पे कि क्यों कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी वर्कर है मर गया तो उसके विरुद्ध में भी स्ट्राइक जो है वो बुला सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि बंदी नहीं, मतलब फैक्ट्री बंद है फिर स्ट्राइक बुलाने का कोई मतलब थोड़ी है। कंडीशन क्या है कि यार फैक्ट्री चालू होना चाहिए तभी तो बंद बुलाएगा, है कि नहीं। बंदी बुला लिया, काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो संबंध है दोस्तों वो कंटिन्यू रहता है, बातचीत होते रहता है, ठीक है। ये नहीं कि बंद बुला लिया बातचीत भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बातचीत की बंद क्यों बुलाएं, क्योंकि मालिक जो है अपना बात नहीं सुना, ठीक है ना। तो बात अगर नहीं सुना तो बातचीत तो फिर करते रहेंगे, लेकिन हाँ बंदी बुलाएंगे तभी तो उसको पता चलेगा। अगर बोलेगा नहीं हम बंदी में भी स्ट्राइक बुलाएं लेकिन बात भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा।
जो रिलेशनशिप है, जो टॉकिंग है वो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं स्ट्राइक के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्राइक, ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक स्ट्राइक, बंद। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी, द्वितीयक स्ट्राइक। फिर है सिंपैथेटिक, सहानुभूति का स्ट्राइक। और है अदर स्ट्राइक, मतलब और भी स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्राइक क्या होता है दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या, प्राथमिक। प्राथमिक का सिंपल सा फंडा है कि कोई मजदूर है किसी फैक्ट्री के, ठीक है, कोई फैक्ट्री है उसके मजदूर है, तो अगर इसी फैक्ट्री के मजदूर अगर कर रहे हैं स्ट्राइक और कोई फैक्ट्री का नहीं कर रहा है, इसी फैक्ट्री का मजदूर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्राइक के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों प्राइमरी स्ट्राइक, और में क्या किस टाइप से कर सकते हैं। पहला है स्टे इन। स्टे इन का मतलब आएंगे, रुकेंगे। सिट डाउन, बैठ जाएंगे। पेन डाउन स्ट्राइक, तो इसको बोलते हैं स्टे इन, मतलब आएंगे, ऑफिस आएंगे लेकिन बैठेंगे। सिट डाउन, बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। पेन डाउन, पेन डाउन का मतलब क्या, बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, मतलब सीट पे आराम से बैठा है, बोलेगा काम नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ टू वर्क, मना कर देगा काम को, उसको बोलते हैं स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन स्ट्राइक, मतलब कोई काम नहीं करेगा, बस आएगा ऑफिस में बैठेगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक। गो स्लो, ये भी एक तरह का स्ट्राइक है, लेकिन ये ऑफिस में आएगा, काम भी करेगा, लेकिन स्लो करेगा, धीरे धीरे करेगा। अगर कोई वर्कर है एक दिन में 10 बैग्स बनाता होगा, बैग झोला, तो बोलेगा धीरे धीरे काम करेगा, वो 5 ही बैग बनाएगा, उसको वो भी एक तरह का स्ट्राइक है। आ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन स्लो कर रहा है, इसमें क्या है कि कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो गो स्लो तो समझ में आ गया। स्टे अवे स्ट्राइक, स्टे अवे स्ट्राइक मतलब इसमें वर्कर जो है वर्क प्लेस में नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं आएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, कोई रैली में चले जाएंगे या प्रदर्शन करेंगे बाहर, ऑफिस के बाहर। तो इन दोनों में आते हैं, इसमें काम नहीं करता है, इसमें आके काम करता है। इसमें क्या होता है, आता ही नहीं है, रैली वैली में जाता है। समझ में आ गया 3 चीज़। उसके बाद है टोकन या प्रोटेस्ट स्ट्राइक, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्कर आएंगे, काम भी करेंगे, लेकिन कुछ फिक्स टाइम में काम नहीं करेंगे। बोलेंगे कि हम दिन में 1 घंटा से, जैसे कि 1 घंटा काम नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी समय काम करेगा, उसको बोलते हैं टोकन या प्रोटेस्ट स्ट्राइक, जिसमें वर्कर कोई शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ 1 घंटा या आधा घंटा के लिए काम नहीं करते हैं, ताकि मैनेजमेंट को पता चले। मैनेजमेंट पूछेगा अरे साला काम क्यों नहीं हो रहा है, बोलेगा कि सर ये वाला दिक्कत है, अच्छा ठीक है। तो वर्कर को, मालिक को अपना संदेश पहुंचाने के लिए ये वाला चीज़ किया जाता है। फिर वर्क टू रूल, इसमें क्या होता है, आपको पता है कि वर्कर को जो है, बहुत सारे फैक्ट्री में वर्कर को काम करवाया जाता है, वो नियम के अपोजिट भी करवाया जाता है। जैसे 8 घंटा होगा, लेकिन अब देखिए सभी फैक्ट्री में लगभग 8 घंटा का काम करने का है, लेकिन अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में या जो सरकारी में भी कभी कभी आपको 9 घंटा 8 घंटा भी काम कराना, 8.5 घंटा भी करना पड़ता है। तो वर्कर बोलेंगे कि देखो भैया, हम जो है रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर जितना घंटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जो चीज़ हमको किया गया वही करेंगे, ठीक है। अब देखे होंगे कि जैसे कि काम करने का कोई मालिक है, ठीक है, तो मालिक का क्या काम है बताइए, वो फूल उल का करेगा, लेकिन मालिक को कभी कभी जो है सर ऑफिसर उसको बोल देता है कि लो जाओ मेरे बच्चा को स्कूल से ले आओ, या इसको जो है खाना ले आओ मेरे लिए। तो ये वर्क टू रूल में क्या होगा, वर्कर बोलेगा भैया हम सिर्फ रूल के आधार पे जो मेरा काम है, जितना घंटे काम है सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल करेगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे करेगा, या तो घर पे करेगा या तो ऑफिस में करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हंगर स्ट्राइक दोस्तों। समझ में आ रहा है, कोई काम नहीं करेगा, आएगा कोई काम नहीं करेगा, वो भूख पे चला जाएगा, ठीक है। फिर एक है लाइटनिंग या वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक, होता है ना, बड़ा बड़ा वो होता है, ले लेते हैं बड़ा बड़ा वो प्ले कार्ड बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड, और यहाँ पे लिखा होता है कि हमारी मांगे पूरी करो, है ना। या लाइटनिंग मतलब कैंडल जला के करते हैं, तो उसके भी थ्रू जो लोग स्ट्राइक करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, लाइटनिंग और वाइल्ड कार्ड स्ट्राइक, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो प्राइमरी स्ट्राइक में क्या हुआ, जो भी उस फैक्ट्री के मजदूर है वही का स्ट्राइक करते हैं। सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या हुआ, ये मजदूर इस फैक्ट्री का है, तो इस फैक्ट्री वाले में तो स्ट्राइक कर ही रहे हैं ये लोग, लेकिन बाहरी फैक्ट्री वाले लोग ही जो है इसको सपोर्ट करते हैं, किसको, मजदूर को, चलो कि हम भी जो है तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, फिर से सुनिए, ठीक है दोस्तों। तो प्राइमरी स्ट्राइक आप मैंने बता दिया कि कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं, और इसका कोई मालिक है तो उसके विरोध में अगर स्ट्राइक करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्राइक। मतलब कोई फैक्ट्री का मजदूर अपने मालिक के विरोध में अगर स्ट्राइक करता है तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्राइक बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या होता है, मालिक के विरोध में नहीं करता है, जब तो फिर किसके विरोध में करता है, तो मालिक, मान लो ये मालिक है, ठीक है, ये किसी कॉन्ट्रैक्टर से सामान ले रहा है,
ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्टर के कारण जो है मज़दूर को अगर तनख्वाह कर कम मिल रहा है या उसको प्रॉब्लम है, तो मालिक डायरेक्टली, मज़दूर जो है डायरेक्टली मालिक के विरोध में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, वो उसके साथ कर रहा है जिसके साथ मालिक का रिलेशन क्या है, बढ़िया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं द्वितीयक स्ट्राइक, जहाँ पे प्रोटेस्ट जो होता है, विरोध होता है, मालिक के अगेंस्ट में नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के में होता है। तीसरा व्यक्ति मतलब क्या, यहाँ पे दो ही व्यक्ति था, इसमें दो ही व्यक्ति था ना, एक था मालिक और दूसरा था क्या, मज़दूर। तो इनके बीच में स्ट्राइक था, ठीक है। मज़दूर के जो है इसके विरोध में कर रहे थे, तो अभी क्या है कि अब 3 व्यक्ति हो गए, तीसरा व्यक्ति तो इसके विरोध में नहीं कर रहा है, किसके विरोध में कर रहा है, तीसरे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्राइक, ठीक है। ये यूएसए ये सब में ज़्यादा होता है, ठीक। फिर एक है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि मज़दूर स्ट्राइक तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कुछ मज़दूर हैं, ठीक है, कुछ मज़दूर हैं, हमको अच्छे से इसको समझा देते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मान लो रियो लिख दिया, जियो के कुछ फैक्ट्री में मज़दूर काम करते होंगे, ठीक है, और कुछ जो है टाटा में काम करते, टाटा नहीं लेते हैं, दूसरा लेते हैं, आइडिया लेते हैं, ठीक है, ये वी बन गया। तो कुछ जियो में क्या हो रहा है, वर्कर को दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि उनका तनख्वाह उनका नहीं मिल रहा, काम ज़्यादा करा रहे हैं, और आइडिया में भी वर्कर को दिक्कत है, ठीक है, समझ गए, समझे। तो ये जियो में मज़दूर काम कर रहे हैं दोस्तों, उसको अपने मालिक से दिक्कत है। जो वी में काम कर रहे हैं उसको अपने मालिक से कोई दिक्कत नहीं है। वी वाले जो वो है आइडिया में जो काम करते हैं वो बहुत खुश हैं अपने मालिक से, लेकिन सहानुभूति दिखाने के लिए वी के जो वर्कर होंगे वो जियो को सपोर्ट करेंगे, जियो वर्कर को उसके साथ सहानुभूति इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो भी स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, इनको अपने मालिक से कोई दिक्कत नहीं, इसका मालिक बहुत अच्छा है जियो वाला, आइडिया वाला, लेकिन चूँकि जियो का विरोध में ये स्ट्राइक कर रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए सहानुभूति दिखाने के लिए ये लोग जो है उसके साथ विरोध जो है स्ट्राइक कर देते हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, समझ गए। उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक या सहानुभूति स्ट्राइक। और भी स्ट्राइक हो सकते हैं दोस्तों, जैसे जिसमें आता है, जैसे कि जो पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, वो सब आता है इसमें, ठीक है। तो आप देख लिए कि मज़दूर क्या क्या करता है अपना बात मनवाने के लिए, एक करता है स्ट्राइक और दूसरा बुलाता है लॉकआउट। तो मज़दूर क्या बुलाता है, करवाता है बंद, स्ट्राइक कर देता है। तो मालिक को भी तो कुछ होना चाहिए ना, मालिक क्या करेगा, तो मालिक करेगा भैया तालाबंदी, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट्री है, इस पे इसका गेट है, तो मालिक उस पर क्या कर दिया, ताला लगा दिया, मतलब कोई भी अब काम नहीं होगा अंदर में। इसका मतलब जो स्ट्राइक होता है दोस्तों उसको वो कौन करता है, मज़दूर, और जो तालाबंदी, ताला कौन लगाएगा फैक्ट्री में, मालिक। तो तालाबंदी कौन करता है, मालिक। तो लॉकआउट का मतलब ये है जब मालिक हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी रूप से, टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से जब फैक्ट्री को बंद कर देता है, इससे काम वहाँ पे रुक जाती है, स्थगित हो जाती है, और मज़दूर बोलता है कि हम इन लोगों को जो है अभी जो है जॉब पे नहीं रखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक आउट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ताकि मज़दूर का जो डिमांड है वो मालिक जो है ना सुने, और मालिक जो है जो बोलना चाह रहा है वो अपना मतलब तालाबंदी करके बात उसको रख पाए, है ना। फिर है घेराव। घेराव कौन करता है, मज़दूर करेगा। तो घेराव क्या करेगा, ये मालिक है तो मालिक के इर्द गिर्द घेर लेता है, उसको ऑफिस नहीं जाने देता है, ठीक है, या उसका फैक्ट्री है उसके इर्द गिर्द कर लेता है, उसको बोलते हैं घेराव, ठीक है। घेराव करना अलाउ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इंसर्कल करते हो क्रिमिनली, उसको डरा के बोलते बंदूक के दम पे घेराव करते हो, तो वो जो है नहीं है। नॉर्मल आप घेराव कर सकते हो, लेकिन क्रिमिनली रूप से आप नहीं कर सकते हो। पिकेटिंग, पिकेटिंग का मतलब फैक्ट्री का गेट होता है, तो फैक्ट्री के गेट के इर्द गिर्द जो है वो आ जाते हैं और वो अपना फ्लैश कार्ड दिखा के, बैनर प्ले कार्ड दिखा के वो विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है, उसको पिकेटिंग बोलते हैं। जिस तरह मैंने बताया था असहयोग आंदोलन के समय में महिला और सब पुरुष लोग जो दारू का दुकान था उसके इर्द गिर्द क्या कर देते थे, पिकेटिंग करते थे। बॉयकॉट, बॉयकॉट का मतलब हम पूर्ण तरह से क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, है ना, बहिष्कार कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा बहिष्कार कर देता है, इसमें जो है पूरा जो इंटरप्राइज है, जो फैक्ट्री है, उसको हम लोग काम करने नहीं देता है मालिक मज़दूर, ठीक है। और मज़दूर बोलता है कि अब हमको जो है आपसे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाइए आप, उसको बोलते हैं बॉयकॉट, ठीक है। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब कभी भी जब मज़दूर जो है, देखिए जो लॉकआउट है, लॉकआउट में क्या हो रहा है, अभी तालाबंदी है, काम करवाएगा मज़दूर से लेकिन अभी नहीं करवाएगा। ले ऑफ का मतलब नौकरी से निकालना, ठीक है। तो जब भी
अब कब निकालता है ये भी है, दोनों में निकालता है, ले ऑफ में भी निकालता है और रिट्रेंचमेंट में भी निकालता है। लेकिन ले ऑफ में कब निकालता है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वो लकड़ी का इंडस्ट्री है, वो बनाती है फर्नीचर। अब लकड़ी का शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स हो गया, बिजली कट गया, ठीक है, तब उस समय जो है मज़दूर जो है उसको नौकरी पर नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, शॉर्टेज है रिसोर्स का, तो उसको हम लोग ले ऑफ बोलते हैं। बात समझ में आए। फिर एक होता है रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी, ठीक है। कब छटता है, जब नौकरी से निकाल देता है, वो कोई अनुशासन किया या कोई रिटायरमेंट ले लिया, VRS ले लिया स्वैच्छिक, तो भी उसको निकाल देता है। उसके बाद सुपर एनुएशन मतलब 50 ईयर के बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं, ठीक है। या उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मालिक जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और कॉन्ट्रैक्ट उसको रिन्यू नहीं किया, मतलब दोबारा उसको, मतलब किसी को 1 साल के लिए नौकरी पे रखा और नेक्स्ट ईयर जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, दोबारा जो है सही नहीं किया, तो वो भी माना जाएगा कि रिट्रेंचमेंट के अंदर में आता है। या मजदूर अगर बीमार रहता है तो उसको भी वो नौकरी से हटा सकता है, ठीक है, समझ में आया, सिंपल है ना। उसके बाद बोलते हैं इन कंडीशन ऑफ ले ऑफ। अगर देखिए ले ऑफ कर रहा है, मतलब शॉर्टेज के रिसोर्स, संसाधन के रिसोर्स में अगर ले ऑफ कर रहा है, तो उसको जब भी उसको हटाना है, नौकरी से ले ऑफ करना है, तो उसको 7 दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, मालिक को, मजदूर को बताना पड़ेगा कि हम जो है आपको 7 दिन के बाद आपको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी संसाधन नहीं है, हम वो बाद में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और जिस भी फैक्ट्री में, ठीक है, 50 से लेके 100 मजदूर तक काम करते हैं, उसको नोटिस तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको मुआवजा, कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। दोस्तों बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन कंडीशन यही है कि वो मजदूर पिछले 1 साल में काम करे फैक्ट्री में। ये नहीं कि 1 महीना काम करे फिर बोले कि हमको मुआवजा चाहिए, नहीं, पिछले अगर 1 साल से वो मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उस फैक्ट्री में 50 से 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 7 दिन का नोटिस देके उसको जो है हटा सकता है, लेकिन उसको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मजदूर, ठीक है दोस्तों, अगर ले ऑफ होता है, मतलब उसको निकाला जाता है संसाधन के अभाव में, है ना, तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, 7 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा। कंपेंसेशन कितना देना पड़ेगा, मुआवजा कब देना पड़ेगा, जब कोई भी फैक्ट्री में 50 या 100 से के बीच में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर उस फैक्ट्री में किसी को ले ऑफ किया जाता है तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा मालिक को। अगर मालिक बोलता है कि नहीं हम मुआवजा नहीं देंगे, हम आपको क्या कर रहे हैं कि 5 मील्स के अंदर ही किसी दूसरे फैक्ट्री में आपको रोज़गार दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको उस कंडीशन में मुआवजा देना ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आए। जैसे मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसको इस फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, लेकिन इस फैक्ट्री वाला आदमी बोला कि देखो हम तुमको जहाँ तुम्हारा ये फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री के 5 मील्स के दायरे में अगर तुमको रोज़गार हम दे दे रहे हैं तो हमको मुआवजा देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आदमी बोल रहा है कि नहीं हमको रोज़गार नहीं चाहिए यहाँ पे, तब उसको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। मालिक बोल रहा है कि अगर मुआवजा के बदले में हम आपको रोज़गार ही दे दे रहे हैं 5 मील के दायरे में, तब आपको मुआवजा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो है मजदूर है वो मना कर दे रहा है हमको रोज़गार नहीं चाहिए, तो उसके बाद उसको मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब ये स्ट्राइक्स और लेआउट के बीच में डिफरेंस दिया है कि स्ट्राइक जो है बंद कौन बुलाता है, वर्कर बुलाता है, इसके में काम रुक जाता है और इसमें काम जो है आंशिक रूप से रोका जाता है। लॉकआउट एम्प्लॉयर बुलाता है, ये एक टेम्प्रेरी क्लोजर होता है, मतलब तालाबंदी बुलाता है। स्ट्राइक में काम वाम रुक जाता है कुछ देर के लिए, इसमें फैक्ट्री बंद हो जाता है, ठीक है, और मालिक बोलता है कि हम जो है कुछ आदमी को इस समय के लिए मतलब जो है नौकरी पे नहीं रखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉकआउट। समझ में आ रहा है। चलिए, क्या स्ट्राइक इंडिया में इलीगल है? तो देखिए, जो बंदी को बुलाया जाता है वो इलीगल तभी होगा इन कंडीशन में, ठीक है। इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो लोक यूटिलिटी सर्विस है, मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसमें अगर स्ट्राइक बुलाया जाता है बिना 14 दिन नोटिस दिए, या जिस दिन आपने नोटिस दिया उसके 42 दिन के अंदर, ठीक है, नोटिस जिस दिन दिया उसके पहले डेट से अगर आपको नोटिस बुला रहे हो, या कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में स्ट्राइक बुलाया जा रहा है तो जो मजदूर है जो स्ट्राइक बुला रहा है उन लोगों को नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन के का नोटिस देने, 14 दिन का नोटिस देंगे, उसके बाद 14 दिन के बाद वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए बिना नोटिस दिए 14 दिन का भी नोटिस दिया स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा, गैरकानूनी। अगर नोटिस जिस दिन दिए उसके 42 दिन के बाद, मतलब आज अगर नोटिस दिए 42 डेज के बाद अगर कर रहे हैं स्ट्राइक, तो वो इलीगल होगा, नहीं कर सकते। या बोले कि नोटिस हम दे दिए हैं कि आज से स्ट्राइक करेंगे,
उसके पहले से ही स्ट्राइक करने लगे, वो भी गैर कानूनी होगा। मान लीजिए स्ट्राइक बंदी बुलाया जा रहा है, किसी कारण के कारण बुलाया जा रहा है, और वो मैटर कोर्ट में, वो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उस पर अगर बुला रहे हैं आप मामला, उस मामले पे अगर बंद बुला रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी होगा, ठीक है। या कोई भी मैटर जो अभी कोर्ट में चल रहा है उस पर अगर बुलाया जा रहा है तो वो भी गैर कानूनी होगा, समझे। तो अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में बुलाना है तो 14 दिन का नोटिस देके बुला सकते हैं। उसके बाद वो अगर बुलाते हैं, ठीक है, 42 दिन के बाद, नोटिस ख़त्म होने के 42 दिन बाद या नोटिस के पहले, या मैटर अगर कोर्ट में है तब वो गैर कानूनी स्ट्राइक होगा दोस्तों। और बाकी जो नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो वो स्ट्राइक, उसमें आपको नोटिस देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तो तोड़ रहे हैं, ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे रहे हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम सर इस तारीख को बुलाएंगे, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे हैं, या कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें आप जो है बंद बुला रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, गैर कानूनी। या कोई अवार्ड है, अवार्ड मतलब कोई भी फैसला कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो भी क्या होगा, गैर कानूनी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का हम लोगों ने मात्र एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो बता दिया। लेबर लॉ का डेली बेसिस पे आपका लेक्चर आ रहा है और जल्द ही आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। और जो मैं अगर नहीं पढ़ा पाऊंगा तो मैंने जो अपने प्रिपरेशन के समय जो सोर्स को पढ़ा था दोस्तों, वहाँ से आपको बता दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी आप देखते रहिए, आपका टेस्ट सीरीज भी डेली बेसिस पे अब आएगा, कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपका टेस्ट सीरीज भी होगा। अभी आपका एग्ज़ाम 2 जुलाई को है, जो मतलब बोला जा रहा है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा 80 डेज है, तो आसानी से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, जो भी नोट्स प्रोवाइड करता है उसको रिवीजन करते रहिए। और चैनल पसंद ज़रूर आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। गॉड ब्लेस यू।